बाबा के ये पूछने पर, मेम साहब आप ये सब कैसे जानती हैं? एनी ने साधारण से लहजे में कहा, पता नहीं। इतना सुनते ही हैरी, जो अब परेशान लग रहा था, उसने कहा, मैं देख रहा हूँ एनी, यहाँ की कई बातें ऐसी हैं जो बाबा के बिना बताए तुम्हें पता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कुछ संबंध है इस जगह से? एनी ने कहा, तुम परेशान मत हो सकता है ये एक साधारण सा संजोग हो। बाबा ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है कि एक साधारण संजोग हो। अब बाबा ने आगे सुनाना शुरू किया। उस रात वाली घटना के बाद गांव वालों ने आपस में सलाह करके इस बंगले की सुरक्षा का इंतजाम किया। अब हर रात को बारी बारी से 4 आदमियों की एक टोली इस बंगले की पहरेदारी करती। इस तरह सब ठीक चलने लगा। उस दिन रोज बिटिया का 5वां जन्मदिन था। रोज बिटिया सुबह सुबह मेरे कमरे में आई, मुझे एक सुंदर फ्रॉक दिखाते हुए बोली, विंग सिंह देखो मॉम मेरे लिए ये फ्रॉक लाई हैं, आज शाम को मैं इसे पहनूंगी, अच्छी है ना? मैंने उसके हाथ से फ्रॉक लेते हुए कहा, बहुत अच्छी है, इसे पहनकर मेरी गुड़िया बिल्कुल परी लगेगी। मैं उसे हमेशा गुड़िया कहकर ही बुलाता था। एनी ने पूछा, क्या वो हिंदी बोलना सीख गई थी? हाँ बेटा, बहुत अच्छी। मेरे साहब और मेम साहब को भी हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। एनी ने कहा, काश वो यहाँ होते तो मैं उनसे मिल सकती थी। बाबा की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और वो अपने दिल पर हाथ रखकर भारी आवाज़ में बोले, मैं भी तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस वो जल्दी आ जाएं। एनी बाबा के आंसू पोंछते हुए बोली, वो ज़रूर आएंगे, आप चिंता ना करें। उस वक्त हैरी भी भावुक हो गया और वो बाबा की पीठ सहलाने लगा। शाम ने बाबा का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए कहा, बाबा फिर रोज़ के जन्मदिन की दावत कैसी रही? हाँ, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। सब मेहमान उस मेज़ के चारों तरफ खड़े थे जहाँ केक कटना था। साहब मेम साहब केक काटने के लिए बिटिया को ढूंढ रहे थे। मैं सब मेहमानों के लिए नाश्ता भेज रहा था। तभी रोज़ बिटिया ने आकर मुझसे कहा, विंग सिंह चलो मुझे केक काटना है। मैंने मना किया। मैंने उसे समझाया, बेटा वहाँ बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। पर वो नहीं मानी और मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले गई। रोज़ को देखते ही मेम साहब ने कहा, बेटा जल्दी आओ केक काटना है। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैं बहुत घबराया हुआ था। रोज़ बिटिया ने कहा, विंग सिंह भी मेरे साथ केक काटेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। तभी कप्तान साहब ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर आओ वीर सिंह। रोज़ बिटिया ने मेरा हाथ पकड़कर केक काटा। ये कहते हुए बाबा की हिचकियाँ बंध गई। एनी ने कहा, बाबा आपने रोज़ को क्या गिफ्ट दिया ये तो बताओ। मैं गिफ्ट लाया तो था पर मेरी देने की हिम्मत नहीं हुई। सब इतने अच्छे महंगे गिफ्ट लाए थे, उन सब के बीच मेरा वो साधारण सा गिफ्ट क्या मायने रखता। वैसे भी यहाँ गांव में कुछ खास मिलता तो नहीं है जो मेरी गुड़िया के लायक होता। रोज़ ने कुछ मांगा नहीं आपसे, अगर मैं होती तो आपसे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट ज़रूर लेती। उसने भी ऐसा ही किया जैसे तुम कह रही हो। सारा काम खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तभी रोज़ बिटिया ने आकर मुझे कहा, विंग सिंह सबने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिए पर तुमने कुछ नहीं दिया। मुझे पता है तुम ज़रूर कुछ लाए हो मेरे लिए। मैंने कहा, हाँ बेटा लाया तो हूँ पर वो अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं दिया। उसने कहा, कैसा भी है मुझे दो। वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा समझदार थी। उसकी एक वजह ये भी थी, वो हर वक्त हम बड़ों के बीच में ही रहती थी और कोई उसका हम उम्र साथी नहीं था। मैं अपनी गुड़िया के लिए एक मोतियों की माला ले आया था। मैंने उसे देते हुए कहा, पता नहीं मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। वो उस साधारण सी माला को लेकर ऐसे खुश हुई जैसे उससे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, इतनी सुंदर माला पहले क्यों नहीं दी, मैं पार्टी में पहनती। ये कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिख रही थी।
तभी मेम साहब वहाँ आ गई, रोज बिटिया को ढूंढते हुए। उन्हें देखते ही रोज ने कहा, मोम देखो, विंग सिंह ने मुझे कितनी अच्छी माला दी है। मेम साहब ने कहा, वाकई बहुत सुंदर है, और उन्होंने वो माला गुड़िया को पहना दी। अब वो सुबह उठते ही वो माला पहन लेती और रात को उतारकर एक डिब्बे में बंद कर रख देती। फिर बाबा ने कहा, उस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोरों पर था। कोई ना कोई वारदात सुनने में आती ही रहती। एक दिन कप्तान साहब बगीचे में बैठे थे। हल्की ठंड पड़ रही थी। वो धूप में बैठे कुछ पेपर देख रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। मैं उनके लिए चाय लेकर गया। चाय बनाते हुए मैंने पूछा, साहब आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, कोई ख़ास बात? उन्होंने अपने हाथ के पेपर टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ वीर सिंह, खबर अच्छी नहीं है। अब तो आए दिन अंग्रेज़ों पर हमले हो रहे हैं। चारों तरफ नफ़रत और डर का माहौल है। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, साहब ऐसा ना कहें, मैं आप लोगों के बिना यहाँ कैसे रहूँगा? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वीर सिंह, तुमने ये सोच भी कैसे लिया हम तुम्हें अपने साथ लिए बिना चले जाएंगे? अब साहब और मेम साहब काफ़ी परेशान रहने लगे। मैंने भी एक दो बार कुछ अनजान लोगों को बंगले के आसपास चक्कर लगाते देखा था। इसकी जानकारी मैंने साहब को दी। यहाँ के बिगड़ते हालात देखते हुए साहब मेम साहब ने फैसला किया था कि रोज़ बिटिया को उसके दादा दादी के यहाँ इंग्लैंड भेज देंगे। वहाँ उसकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। फिर वो चली गई अपने दादा दादी के पास, तुम्हें छोड़कर? एनी ने बहुत मायूसी भरे लहजे में पूछा। काश वो चली गई होती तो अच्छा होता। एनी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो क्यों नहीं जा सकी? क्या कुछ बहुत बुरा हुआ? हाँ, वो एक ऐसी रात थी जिसका अंधेरा आज भी इस बंगले पर और मेरे जीवन पर दिख रहा है। उस दिन मेरी मेम साहब सुबह से ही बहुत उदास दिख रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया। रोज़ बिटिया अभी सो ही रही थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं कभी उनके सामने बैठता नहीं था, इसलिए मुझे संकोच हो रहा था। वीर सिंह बैठो, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है, उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, क्या बात है मुझे बताइए। उन्होंने कहा, वीर सिंह, मैं तुम्हें एक खास काम सौंपना चाहती हूँ। ये कहते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म करें, मैं आप लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तुम्हें बुलाया है। रोज़ का इंग्लैंड भेजने का तय हो गया है। अगर फिर भी उसके जाने से पहले कोई अनहोनी घटना घट जाए, साहब को और मुझे कुछ हो जाए, तो रोज़ का ख्याल तुम्हें रखना होगा। ये कहते हुए वो रो रही थी। उन्होंने एक बैग मुझे देते हुए कहा, इसमें रोज़ के दादा दादी का पता और फ़ोन नंबर है और कुछ पैसे हैं। एक चिट्ठी भी है यहाँ के सबसे बड़े अफसर के नाम। वैसे तुम खुद समझदार हो। एनी ने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? बाबा ने बताना शुरू किया। सर्दियों के दिन थे। सूरज जल्दी ढल जाने की वजह से हल्का अंधेरा होने लगा। मैं किसी काम से बाहर बगीचे की तरफ आया। मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आई। कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर उनमें से दो आवाज़ मैं अच्छी तरह से पहचानता था। ये उन्हीं सुरक्षा कर्मियों की आवाज़ें थी जिन्हें कुछ ही दिन पहले यहाँ रखा गया था। इसी वजह से मुझे ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैंने उसी वक्त दो घोड़े बंगले के पीछे वाले दरवाजे के पास बांध दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मैं साहब को कैसे बताऊं। अंधेरा बढ़ने लगा। सभी के खाना खाने के बाद मैं साहब को कॉफ़ी देने गया। वो खाने के बाद थोड़ी कॉफ़ी पिया करते थे। उन्होंने कॉफ़ी का एक घूंट पीते ही कहा, क्या बात है वीर सिंह, आज कॉफ़ी में चीनी नहीं डाली?
मैंने कहा, शायद भूल गया, अभी चीनी लाता हूँ। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, साहब ने मेरा हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू देख साहब घबरा कर खड़े हो गए। उन्होंने वो खिड़की भी बंद कर दी जो थोड़ी सी खुली हुई थी। फिर मेरे पास आकर धीरे से बोले, अब बताओ क्या बात है। मैंने बगीचे के पास जो आवाज़ें सुनी थी वो सब बताया। साहब ने एक ठंडी आह भरी और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब क्या करना है वीर सिंह। उनकी आवाज़ में दर्द, बेबसी और मायूसी थी। मैंने उनके पैरों के पास बैठते हुए कहा, यहाँ से चलना होगा साहब, मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। मैंने 2 घोड़े बंगले के पीछे गेट पर बांधे हुए हैं। आप मेम साहब और रोज़ बिटिया को लेकर वहाँ पहुँचें, मैं आपको वहीं मिलूँगा। मैं जैसे ही वहाँ से जाने को मुड़ा, मेरे सामने मेम साहब खड़ी थी। उन्हें देख साहब भी चौंक गए। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वो बोली, मैंने सब सुन लिया है। मुझे तो पहले ही पता था यह रहना ठीक नहीं है। मैंने बिना इधर उधर की बात किए सीधा कहा, आप लोग कुछ पैसे, अपने ज़रूरी पेपर और रोज़ बिटिया को लेकर बंगले के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाएं। कहते हुए मैं जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। वो लोग भी बंगले के पिछले दरवाजे पर पहुंच गए। मेम साहब ने साहब को कहा, रोज़ को वीर सिंह को दे दो। ये कहते हुए मेम साहब ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कह रही हों, वीर सिंह याद रखना जो मैंने कहा था। मैं रोज़ बिटिया को लेकर घोड़े पर बैठ गया। साहब और मेम साहब दूसरे घोड़े पर बैठ गए। हम लोग धीरे धीरे चलने लगे, इस डर से कहीं कोई आवाज़ न हो जाए। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि रोज़ बिटिया की आंख खुल गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, विंग सिंह हम कहाँ जा रहे हैं? मोम कहाँ है? डैड कहाँ है? मैंने उसे आगे चल रहे घोड़े की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहा, मेम साहब आगे वाले घोड़े पर हैं। उसने फिर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, एक सुंदर से शहर में घूमने। ये सुनकर वो बेचैन हो गई और बोली, मेरी मोतियों की माला घर पर है, वापस चलो, वो मुझे पहननी है। ये कहकर वो घोड़े की लगाम खींचने लगी। उसने आगे चल रहे घोड़े की तरफ जोर से आवाज लगाकर कहा, मोम वापस चलो, मुझे मेरी माला चाहिए। एनी ने पूछा, क्या तुम सब वापस आ गए? उसे अपनी माला मिल गई? ये पूछते हुए एनी ऐसे परेशान लग रही थी जैसे उसकी कोई चीज़ छूट रही हो। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, तब तक हम बंगले से काफ़ी दूर निकल आए थे। मन में डर के साथ साथ एक सुकून महसूस हो रहा था। लग रहा था अब हम खतरे से बाहर हैं। हम खतरे को काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, पर हम गलत थे। बुरा वक्त हमारे पीछे ही चल रहा था। हमें ऐसा लगा कुछ लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हमने अपने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी थी। लगभग 15 मिनट बाद हमें हमारे पीछे आ रहे 7-8 घुड़सवारों ने घेर लिया। अपने आप को इस तरह घिरा हुआ देख मेम साहब जोर से चिल्लाई, वीर सिंह तुम रोज़ को लेकर भाग जाओ। उन्हें अंधेरे की वजह से ये नहीं पता चला मेरे घोड़े की लगाम उनमें से एक के हाथ में थी। अब उन्होंने साहब का घोड़ा भी पकड़ लिया था। मैंने उन्हें तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहब का घोड़ा पकड़ने की? छोड़ो इन्हें। अब रोज़ बिटिया डर कर मुझसे लिपट गई। उनमें से एक आदमी ने मुझे घोड़े से धक्का देकर गिराते हुए कहा, वीर सिंह तू यहाँ से भाग जा, वरना हम इन्हें गोली मार देंगे। ये सब देखकर रोज़ बिटिया रोने लगी। मैंने उनके पैर पकड़कर कहा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हें जो लेना है ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। उनमें से एक ने कहा, ठीक है हम इन्हें छोड़ देंगे, बस ये हमें वो सब बता दें जो हम जानना चाहते हैं। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, साहब ये लोग जो भी पूछें आप सब बता देना, आपको रोज़ बिटिया की कसम। साहब ने कहा, ठीक है। मेम साहब ने कहा, वीर सिंह रोज़ को अपने साथ ले जाओ, पर इसके लिए वो लोग नहीं माने और उन्होंने मुझे जल्दी वहाँ से जाने को कहा।
शाम ने कहा, बाबा क्या तुम मैंने वहाँ अकेला छोड़ आए? बाबा ने रोते हुए कहा, नहीं आता तो वो लोग उन्हें मार देते। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं तो अपने साहब के लिए जान भी दे सकता था, पर मेरी वजह से उनकी जान जाए ये मैं कैसे होने देता। उन लोगों के हाथों में हथियार थे। जब मैं वहाँ से चला, मेरी गुड़िया जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, विंग सिंह मेरी मोतियों की माला संभाल कर रखना, मैं जब आऊँगी तब पहनूंगी। ये कहते हुए बाबा की हिचकियाँ बंध गई थी। एनी ने गुस्से से पूछा, क्या इस बंगले की हालत उन लोगों ने ही की? बाबा ने कहा, जब मैं वापस आया तो देखा बंगला जल रहा था। गांव के लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो समझ रहे थे हम सब भी बंगले के अंदर ही हैं। अचानक मुझे वहाँ देख उन्होंने पूछा, वीर सिंह तुम कहाँ थे? देखो बंगले में आग लग गई है, तुम्हारे साहब मेम साहब सब अंदर हैं, उन्हें बचाओ। उस वक्त अपने होश में नहीं था मैं। इस सदमे से मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता चला। जब मैं होश में आया सुबह हो चुकी थी। बंगले की आग तो बुझ गई थी, पर धुआं अभी भी निकल रहा था। गांव वाले मुझे घेरे बैठे थे। होश में आते ही मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। मेरी आंखें साहब और मेम साहब को ढूंढ रही थी, पर वो वहाँ नहीं थे। हैरी ने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैं रोज़ सुबह उसी जगह जाता जहाँ मैं साहब को छोड़ आया था। उसके आसपास भी मीलों तक चलता रहता उन्हें ढूंढने के लिए, पर कहीं कुछ नहीं पता चला। एनी अब बिल्कुल चुप बैठी थी, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। वो अचानक उठी और बंगले की तरफ चल दी। मुश्किल से 4 कदम की दूरी पर था बंगले का मेन गेट। एनी को जाता देख शाम ने कहा, मेम साहब अंदर मत जाइए, बंगले की दीवारें जलने की वजह से कमज़ोर हो चुकी हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तभी बाबा का ध्यान भी उस तरफ गया। उन्होंने भी एनी को वहाँ जाने से मना किया, लेकिन हैरी ने कहा, उसे जाने दो, मना मत करो। बाबा ने कहा, वहाँ खतरा है साहब, आप निश्चिंत रहें, मेरा विश्वास है उसे कुछ नहीं होगा। वैसे वो अंदर से डरा हुआ था। एनी बंगले के अंदर चली गई। चिंता ये भी थी कि वहाँ अंधेरा था। उन तीनों की सांसें जैसे थम सी गई थी। थोड़ी ही देर में एनी बाहर आती दिखी। सबने चैन की सांस ली। उसके हाथ में कुछ था, अंधेरे की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। पास आने पर दिखा उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने वो बॉक्स बाबा के हाथ पर रख दिया। बाबा ने भी तुरंत उसे खोला। उसमें लाल सफ़ेद मोतियों की माला थी। उसे देखते ही वो उछल पड़े और बोले, मेम साहब यही तो है मेरी गुड़िया की माला। और मैं तुम्हारी गुड़िया। एनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? मेम साहब नहीं, गुड़िया, मैं ही आपकी गुड़िया हूँ विंग सिंह। ये कहते हुए एनी बाबा से लिपट गई। तू आ गई गुड़िया? बाबा के मुंह से बस इतना ही निकला और वो दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। बाबा ने एनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, तू अब तक कहाँ थी? साहब और मेम साहब कहाँ हैं? वो ठीक है ना? तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? सब बताऊंगी, पहले मेरी माला तो दो, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बाबा ने कहा, गुड़िया तू मुझे बाबा मत कह, विंग सिंह कह। मेरे कान कब से तरस रहे हैं तेरे मुंह से विंग सिंह सुनने के लिए। एनी ने कहा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, पर आपकी खुशी के लिए मैं आपको विंग सिंह ही कहूँगी। अब एनी ने आगे कहा, जब उन लोगों ने आपको वहाँ से भगा दिया तो मैं बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, अगर मैं रोऊंगी तो वो मेरे मॉम डैड को मार देंगे। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर वो लोग हमें वहाँ से बहुत दूर एक ऐसी जगह ले गए जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत था। वहाँ उन्होंने घोड़े रोक दिए। फिर हम सबको घोड़ों से नीचे उतरने को कहा। उनमें से एक आदमी जिसके हाथ में कुछ पेपर थे डैड से कुछ पूछने लगा, पर डैड ने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो उन पेपर पर डैड के साइन भी लेना चाहता था, पर डैड ने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो ये कहते हुए एनी रोने लगी। वीर सिंह ने घबराते हुए पूछा,
गुड़िया जल्दी बता, साहब ठीक तो हैं? नहीं, एनी ने रोते रोते ही कहा। फिर उस आदमी ने मेरे सामने ही मॉम डैड को गोली मार दी। इतना सुनते ही वीर सिंह बेहोश हो गया। शाम, हैरी और एनी उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच हैरी ने पूछा, ये सब क्या है एनी? तुम्हारे मॉम डैड तो सही सलामत हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तभी वीर सिंह को होश भी आ गया। वो रोते रोते एनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, भगवान का शुक्र है उन्होंने मेरी गुड़िया को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उन्होंने मेरे देवता समान साहब को मार दिया। इसकी सजा उन्हें भगवान जरूर देंगे। वीर सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुड़िया फिर तो कहाँ रही, सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई? एनी ने कहा, कैसे आती वीर सिंह? जब उन्होंने मॉम डैड को गोली मार दी, मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी उनमें से एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे भी गोली मार दी। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, पर तू तो ठीक है बेटा। लगता है बाबा ये मेरा दूसरा जन्म है। आपका इंतज़ार ही मुझे यहाँ खींच कर लाया है और आपके प्यार की वजह से ही मुझे मेरा पिछला जन्म भी याद आ गया। वीर सिंह की आंखों में आंसू थे। उसने घबराकर पूछा, क्या तू फिर मुझे छोड़कर अपने देश चली जाएगी? एनी ने वीर सिंह का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, विंग सिंह, अब कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने हैरी की तरफ देखा था। हैरी ने उसका कहने का क्या मतलब है समझते हुए वीर सिंह की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बाबा, एनी ठीक कह रही है। एनी ने वीर सिंह के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगी और मॉम के हाथ के बने जैसे केक भी बनाकर खिलाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम, जो अभी तक चुप बैठा था, सब सुन रहा था। उसने हाथ जोड़कर एनी को कहा, मेम साहब, मैंने बाबा को आपके इंतजार में बहुत रोते देखा है। रातों को जरा भी आहट पर अपनी झोंपड़ी से बाहर ये कहते हुए भागते देखा है, मेरे साहब आ गए, मेरी गुड़िया आ गई, अब आप इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। इन्हीं सब बातों में रात बीत गई। पता ही नहीं चला कब सवेरा हो गया। शाम सबके लिए चाय बनाकर लाया। एनी बाबा को साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगी। उसने एक बैग में बाबा के कुछ कपड़े रखे और शाम को बैलगाड़ी लाने को कहा। शाम बड़े जोश से ऐसे तैयारियां कर रहा था जैसे वो बहुत खुश है बाबा के जाने से, पर अंदर से वो बहुत दुखी था। बाबा के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। आज वो भी उसे छोड़कर जा रहे थे। उसे लगा वो फिर से अनाथ हो गया है। एनी, हैरी, शाम और वीर सिंह सभी स्टेशन पहुंच गए थे। गाड़ी के आने में अभी देर थी। बाबा शाम को समझा रहे थे, अब इस बंगले का ख्याल तुझे रखना है। देख, कोई भी इसके अंदर ना जाने पाए। अपना भी ध्यान रखना, समय पर खाना खाना, चाय कम पीना। शाम उनकी हर बात पर बस सिर हिला रहा था। वो अपने आंसू भी उनसे छुपा रहा था। तभी सामने से ट्रेन आती दिखी। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही टीटी नीचे उतर कर आया और वो एनी से बातें करने लगा। एनी ने उसे वीर सिंह को अपने साथ ले जाने के बारे में बताया। आज इस स्टेशन पर पहली बार गाड़ी देर तक रुकी। इधर हैरी बाबा को सहारा देकर गाड़ी में बिठा रहा था, उधर एनी शाम के आंसू पोंछ रही थी। उसने शाम के हाथ में एक छोटा बैग देते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है और ये कुछ पैसे भी हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। तभी गाड़ी की सीटी बजी। एनी भी गाड़ी में चढ़ गई। बाबा ने खिड़की से बाहर अपना हाथ शाम के सिर पर रखते हुए कहा, तो फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तभी गाड़ी चल दी। वीर सिंह का इंतज़ार खत्म हो गया था।